गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे वेजेज, मजदूरी। ये फेज है। मजदूरी को अपन 2-3 भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं मजदूरी में क्या है। पहले मजदूरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, मजदूरी के प्रकार क्या है, भेद क्या क्या है, और मजदूरी के भुगतान करने की कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मजदूरी के संबंध में जब हम बात करते हैं तो ये कहना न्यायोचित होगा कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में, जैसे उत्पादन में विभिन्न साधन लगते हैं, उनमें मजदूरी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। बिना मजदूरी के कोई भी उत्पादन संभव नहीं होगा। मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना मजदूरी के कोई भी उत्पादन संभव नहीं हो सकता। इसलिए उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग मजदूरी होता है। तो मजदूरी क्या है, मजदूरी किसे कहेंगे? तो मजदूरी का मतलब ये हुआ जो भी श्रम शक्ति किसी भी उत्पादन को उत्पादित करने के लिए आवश्यक होती है, उस श्रम के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी कहलाता है। श्रम के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्य के बदले किए गए भुगतान को मजदूरी कहते हैं। लेकिन ये बात अर्थशास्त्र में लागू नहीं होती। अर्थशास्त्र में मजदूरी का बहुत व्यापक रूप है। मजदूरी शब्द बहुत वाइड है। इसमें भले ही एक कर्मचारी को वेतन मिल रहा हो, मंत्री को, कर्मचारी को, IAS अधिकारी को वेतन मिल रहा हो, डॉक्टर और वकील पैसे से अपने व्यवसाय से पैसा ले रहे हों, या कमीशन, बोनस इत्यादि सब बातें उसमें मिल रही हैं, जिन व्यक्तियों मिलती हैं, वो सब की सब बातों को मजदूरी में शामिल किया गया है। मजदूरी का संकुचित अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्र में मजदूरी को बहुत वाइड रूप में बताया गया है कि मजदूरी क्या है। तो मजदूरी का मूल बात यह हो गई कि उत्पादन के साधनों में जो भी साधन लगते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण साधन श्रम लगता है, और श्रम के बदले में, श्रम करने के बदले में जो भी मुद्रा के रूप में या गैर मुद्रा के रूप में व्यक्ति को जो भुगतान किया जाता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कि मुद्रा के रूप में किए गए भुगतान को ही मजदूरी मानते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का मानना यह है कि केवल मुद्रा के रूप में किए गए भुगतान को मजदूरी मानेंगे तो मजदूरी का अर्थ बहुत संकुचित हो जाएगा। इसलिए हमें वाइड रूप से, विस्तृत रूप से अगर हम देखना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि मजदूरी न केवल मौद्रिक रूप से दिया गया पारिश्रमिक है, बल्कि गैर मौद्रिक रूप से दिया गया पारिश्रमिक भी मजदूरी में शामिल होगा। गैर मौद्रिक पारिश्रमिक क्या होता है? जैसे किसी मजदूर को उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाना, या उसको रहने के लिए घर की सुविधा दी जाना, या उसको घर से फैक्ट्री तक आने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध करवाया जाना, या उसको मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाया जाना, या उसको अन्य जो भविष्य के लिए PF है, ग्रेजुइटी है, उनका भुगतान किया जाना। ये सब की सब चीज़ें हैं। ये मौद्रिक नहीं है लेकिन अमौद्रिक है, लेकिन ये मजदूरी में ही इसको शामिल करेंगे। तो मैं आपको सीधा इस टॉपिक पे आता हूँ कि मजदूरी के बारे में कौन क्या कहते हैं। पहले मैं आज बोल रहा हूँ, श्रम के बदले में किया गया भुगतान ही मजदूरी कहलाता है। यानी जो भी व्यक्ति श्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन के विभिन्न कंपोनेंट होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न साधन होते हैं, पूंजी है, श्रम है, साधन जो मशीनरी है, वो सब चीज़ें हैं। उसमें मजदूरी का जो पार्ट है, वो श्रम का जो पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना कोई भी उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रम के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी कहलाता है। और मजदूरी की आधुनिक व्याख्या में हम ये कहेंगे कि केवल नकद भुगतान कर देना ही मजदूरी नहीं है। उस मजदूरी को श्रमिक को किया गया केवल भुगतान मजदूरी नहीं है, बल्कि वेतन, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको वेतन जो मिल रहा है वो भी मजदूरी का पार्ट है। फीस, अगर डॉक्टर या वकील अपनी कोई फीस लेते हैं वो भी मजदूरी है। कमीशन, यदि कोई आदमी अपना धंधा कर रहा है, उसमें कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जिसे किसी वस्तु पर कमीशन मिल रहा है, वो भी मजदूरी का ही पार्ट है। और बोनस, अगर किसी कर्मचारी को या कोई कंपनी अपने अंशधारियों को जो बोनस देती है वो भी मजदूरी में भाग है। रॉयल्टी जो हम
ठेके प्रथा में हम जो भी रॉयल्टी प्राप्त करते हैं उसको भी हम मजदूरी में शामिल करते हैं। इसका मतलब मजदूरी केवल श्रमिक को किया गया भुगतान, हर श्रमिक, कुशल श्रमिक, इनको किया गया भुगतान ही मजदूरी नहीं है, बल्कि वेतनभोगी लोगों को वेतन मिलना, बोनस मिलना, कमीशन मिलना, फीस लेना, ये सब के सब साधन है, ये मजदूरी का ही एक भाग है। फिर नेक्स्ट आता है एक अर्थशास्त्री, बेनहम अर्थशास्त्री है। बस बेनहम अर्थशास्त्री में संकुचित अर्थों में मजदूरी का अर्थ बताया है, और वो संकुचित अर्थ ये है कि श्रम के बदले में किया गया नगद भुगतान। नगद भुगतान में लोग कह रहे हैं कि नगद भुगतान को ही हम मजदूरी मानते हैं। इसलिए इस बेनहम की परिभाषा को बहुत संकुचित अर्थों में माना गया है कि बेनहम मजदूरी के बहुत संकुचित अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि मजदूरी संकुचित नहीं है। अर्थशास्त्र में मजदूरी का अर्थ बहुत विस्तृत है और वाइड है। और इससे फिर आगे मासिक कहते हैं श्रम की सेवा के लिए किया गया मूल्य, यानी जो भी व्यक्ति श्रम कर रहा है, भले वो डॉक्टर का हो, कर्मचारी का हो, वकील का हो, मंत्री का हो, संतरी का हो, जो भी वो अपना काम कर रहा है उसके बदले में जो कुछ भी उसको मूल्य दिया जाता है, मूल्य में नगद भी हो सकता है और गैर नगद भी हो सकता है। नगद और अमौद्रिक और मौद्रिक दोनों प्रकार की जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उसको मजदूरी कहा गया है। मासिक की परिभाषा विस्तृत अर्थों में आती है। दूसरा, सेलिगमैन एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी कहा है कि श्रम का वेतन ही मजदूरी है, यानी श्रम, कोई व्यक्ति जो कुछ भी श्रम करता है उसके आधार पर उसको जो कुछ भुगतान किया जाता है उसे हम मजदूरी कहेंगे। मजदूरी का निर्धारण देखिए अलग अलग है। दैनिक मजदूरी हो सकती है, रोजाना जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, रोज अपना काम करें, रोज अपना पैसा ले लें, उसे हम दैनिक मजदूरी कहेंगे। साप्ताहिक हो सकती है, एक सप्ताह आदमी काम करे, सप्ताह के आधार पर उसको पैसा दे दिया जाए। मासिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, 15 दिन से भुगतान करेगा उसको पैसे दे दिए जाए, वो पाक्षिक मजदूरी है। और मासिक यानी महीने के हिसाब से जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है उसे मासिक मजदूरी। इसका मतलब दैनिक भी होगी, साप्ताहिक यानी 7 दिन से होगी, पाक्षिक यानी 15 दिन से होगी, मासिक यानी 1 महीने से मजदूरी का भुगतान किया जाए। तो ये सभी प्रकार मजदूरी में हो सकते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक। फिर मजदूरी में भेद दिया गया है। मजदूरी भेद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नगद या मौद्रिक मजदूरी और असल या वास्तविक मजदूरी। नगद या मौद्रिक मजदूरी क्या है? नगद या मौद्रिक मजदूरी का मतलब ये हुआ कि मजदूरी का वह भाग जो श्रमिक को नगद के रूप में किया जाता है, मुद्रा के रूप में किया जाता है, उसे हम नगद मजदूरी कहेंगे। यानी नगद मजदूरी संकीर्ण शब्दों में आती है, संकीर्ण अर्थों में आती है, जो श्रमिक को नगद में, कैश में, मुद्रा के रूप में जो भुगतान किया जाता है उसे हम नगद मजदूरी कहेंगे। बल्कि दूसरा है असल या वास्तविक मजदूरी। असल या वास्तविक मजदूरी क्या है? यानी नगद के अलावा भी श्रमिक को जो कुछ और भुगतान किया जाता है। तो क्या क्या होता है नगद के अलावा भुगतान में? शिक्षा से संबंधित उनको सुविधाएं हैं, यातायात से संबंधित सुविधाएं हैं, जीवन के फ्यूचर भविष्य के संबंध में उनको जो कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, बच्चों के लिए जो अध्ययन की सुविधाएं हैं, रहने के लिए मकान की जो सुविधाएं हैं, ये जो सब चीजें हैं वो वास्तव में उसको क्या पे किया जाता है उसमें शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक मजदूरी एक कर्मचारी या श्रम के बदले में दी जाने वाली वह मौद्रिक और गैर मौद्रिक चीजें हैं जो एक श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले में दिया जाता है, उसे हम वास्तविक या असल मजदूरी कहेंगे। इसका मतलब असल मजदूरी बहुत वाइड है और असल मजदूरी का एक पार्ट नगद या मौद्रिक मजदूरी है। यानी असल मजदूरी में मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों चीजें शामिल होती हैं, इसे हम असल मजदूरी कहेंगे, असल या वास्तविक मजदूरी कहेंगे। अब इस भेद के बाद आता है मजदूरी भुगतान की विधियां। कौन सी विधियां हैं? मैं 2 चीजें आपके सामने बता रहा हूँ वीडियो में। पहले समय अनुसार और एक कार्य अनुसार। समय अनुसार मजदूरी क्या होती है और कार्य अनुसार मजदूरी क्या होती है? समय यानी टाइम के हिसाब से, यानी आपको एक दिन आप काम करेंगे तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। एक सप्ताह आप काम करेंगे, उसका सप्ताह के पैसे मिल जाएंगे। एक 15 दिन के लिए काम करेंगे, पाक्षिक रूप से काम करेंगे, आपको 15 दिन के पैसे मिल जाएंगे। और मासिक यानी महीने पर काम करेंगे तो आपको महीने के पैसे मिल जाएंगे। तो एक तो हो गया समय के आधार पर मजदूरी का निर्धारण। दूसरा है कार्य, पीस वर्क, कार्य के अनुसार मजदूरी का निर्धारण। तो कार्य के अनुसार मजदूरी निर्धारण क्या होता है? यानी कोई काम आपको दिया जाएगा कि ये काम पूरा कीजिए, इस काम को पूरा करने के बदले में आपको इतना रुपये श्रम के रूप में आपको इतना रुपये मिलेंगे।
पारिश्रमिक के रूप में आपको इस काम के इतने रुपये मिलेंगे, इस काम के लिए इतने रुपये मिलेंगे, यानी उसमें समय कहीं बीच में नहीं आ रहा है। आप वो काम जितना जल्दी कर देंगे उतना ही जल्दी आपको उसके वेतन का या पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाएगा और आप अपना उससे अपना काम चला सकते हैं। तो समझिए यहाँ दो चीज हो गई, एक तो हो गया समय के हिसाब से, उसमें काम महत्वपूर्ण नहीं है, आपको एक दिन पूरे दिन काम करना है, काम कितना हुआ इसका कोई वो महत्व नहीं है। दूसरा है कार्य अनुसार मजदूरी, यानी काम को महत्व है, यानी आपने क्या काम किया है, जिस काम के लिए मजदूरी डिसाइड की गई है। मान लीजिए आपके सामने टेबल पड़ी है, आप एक कारपेंटर को कहें कि आपको टेबल बनानी है, इस टेबल के आपको हम इतने रुपये पारिश्रमिक, 100 रुपये 200 रुपये आपको पारिश्रमिक देंगे। अब ये टेबल अगर वो 2 दिन में बनाता है तो भी उसको 200 रुपये पारिश्रमिक मिलना है, 1 दिन में बनाता है तो भी उसको पारिश्रमिक 200 रुपये मिलना है, अगर 4 घंटे में बनाएगा तो भी उसको 4 घंटे में पारिश्रमिक मिल जाता है। और ये तो हो गया फीस वाले कार्य अनुसार। समय अनुसार में हमने कारपेंटर को काम के लिए लगा दिया, अब 1 दिन की मजदूरी उसकी जो कुछ है उसे पे करनी है हमें, भले ही वो टेबल पूरी हुई हो, नहीं हुई हो, आधी हुई हो और या 2 टेबल हो गई हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें मजदूरी का भुगतान उसके 1 दिन समय के हिसाब से या एक पाक्षिक के हिसाब से या सप्ताह के हिसाब से हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो समय अनुसार मजदूरी और कार्य अनुसार मजदूरी दोनों इसकी विधियां हैं। अब इस विधि के क्या गुणदोष हैं, इस विधि के क्या गुणदोष हैं, ये मैंने आपके सामने यहाँ दिखाए हैं। दोनों के अपने अपने गुण और दोष हैं। फिर दो अंत में आता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है। तो श्रेष्ठता से पहले हम ये देखें कि समय अनुसार मजदूरी के गुण क्या है और दोष क्या है। इसे गुण में देखिए, रोजगार का स्थायित्व है, यानी समय अनुसार मजदूरी में वैसे मासिक मजदूरी है, कर्मचारी को महीने का पैसा मिल जाएगा, स्थायित्व है, कहीं उसको आना जाना नहीं पड़ेगा, कहीं उसको भटकना नहीं है, उसका उसके काम का स्थायित्व है, उसे अपने समय से काम पे जाना है, समय से काम से वापस आना है, उसको पैसा मिलता रहेगा। स्वास्थ्य की रक्षा, यानी जब आदमी पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, किसी प्रकार का लोड नहीं रहेगा, तो वह उसका स्वास्थ्य उससे ज़्यादा ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के हिसाब से वो ठीक रह पाएगा। अधिक सावधानी से कार्य, जब व्यक्ति को समय के हिसाब से कार्य कर रहा है तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करेगा, और जल्दबाजी नहीं करेगा तो वह अपने काम में अच्छा निखार लाएगा, अच्छे तरह से काम करेगा। और उसके बाद व्यक्तिगत देख रेख आदमी कर सकता है, मितव्ययिता निश्चितता उसमें दिमाग में रहती है, पारिश्रमिक की गणना, पारिश्रमिक की जो गणना है वो सरल होती है, उसे महीने का पेमेंट देना है, दिन का पेमेंट देना है, उस हिसाब से उसको भुगतान कर दिया जाएगा। और इसी विधि समय अनुसार विधि के दोष क्या है, कुशलता की अपेक्षा, यानी उसमें गधे घोड़े सब बराबर हैं। एक बार उसमें आपको समय बिताना है, 1 दिन का भुगतान है, 1 महीने का भुगतान है, आपके सामने बराबर है। अधिक कुशल व्यक्ति है उसको भी वही पैसा मिलना है, कम कुशल व्यक्ति को भी वही पैसा मिलना है, इसलिए इसमें कुशलता को नकारा गया है और लापरवाही से आदमी काम करता है, क्योंकि उसे पता है आपका तो समय पूरा करना है, टाइम पूरा हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, इसलिए वह लापरवाही से काम करेगा। और लागत में वृद्धि आती है, इसमें व्यक्ति जल्दी करके काम नहीं करेगा, व्यक्ति बहुत आराम से ढंग से धीरे धीरे अपना काम करता है, क्योंकि उसमें समय के हिसाब से भुगतान हो रहा है, फीस वर्ग के हिसाब से भुगतान नहीं हो रहा, इसलिए उसमें लापरवाही रहती है। श्रम संघर्ष होते हैं, जब कर्मचारी आपस में एक साथ सर्विस में आ जाते हैं, रोज उसमें जॉब कर रहे हैं, तो वो अपनी यूनियन बना लेते हैं और आपस में यूनियन बना करके श्रम संघर्ष का जन्म शुरू हो जाता है, ये इसका दोष माना जाता है। कर्तव्यहीनता की भावना, यानी आदमी कमिटेड नहीं है, कर्तव्यपूर्ण नहीं रहेगा, जब समय से आदमी को मिलता है तो वह कुछ नकारा हो जाता है, इसलिए ये भी इसका एक दोष माना जाता है। और निरीक्षण में वृद्धि, क्योंकि जब ये दोष होंगे, लापरवाही होगी, श्रम संघर्ष होंगे, लागत में वृद्धि होगी, कुशलता की अपेक्षा होगी, तो फिर निरीक्षण व्यय में खर्च करना पड़ेगा, और निरीक्षण व्यय में खर्च करने के लिए व्यक्ति को फिर पैसा और ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। ये हमारे समय अनुसार मजदूरी के गुण और दोष है। अब कार्यानुसार मजदूरी के गुण दोष की बात करना हूँ, इसमें गुण क्या क्या है, योग्यता से अनुसार मजदूरी मिलती है, यानी जो व्यक्ति जैसा परफेक्ट होगा वह उसी हिसाब से अपना काम करेगा और पैसा कमाएगा। दूसरा है न्यायपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें योग्यता की कीमत है, योग्य व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा, कम योग्य व्यक्ति कम पैसे कमाएगा, इसलिए इसमें गुण है, ये न्यायपूर्ण है। लागत में कमी आएगी, क्योंकि व्यक्ति को टारगेट सामने दे रखा है तो वो फटाफट काम हो सकता है, जल्दी से जल्दी काम करके अपना पारिश्रमिक लेना चाहेगा, इसलिए इसमें लागत में कमी आएगी। श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी। श्रमिकों की आय में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि इसमें श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी से जल्दी करना चाहेगा और उससे हिसाब से उसको
उसकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को समय पे चीजें मिलेंगी, इसलिए उपभोक्ताओं को उससे लाभ होगा। दोष क्या है? वस्तु की किस्म में गिरावट आएगी। जल्दबाजी में वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं वस्तु की किस्म से हमें समझौता करना पड़ेगा और आपसे द्वेष बढ़ेगा। शरीर में स्वास्थ्य का जो वो ज्यादा काम करेगा तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। श्रमिकों का शोषण इसमें होता है और कुशलता में इसमें कमी आती है। तो देखिए, मैं मोटे मोटे कहूँ तो समय अनुसार मजदूरी के जो गुण है वो ही गुण यहाँ अवगुण हो रहे हैं, कार्य अनुसार में अवगुण हो रहे हैं और समय अनुसार मजदूरी के जो दोष है वो यहाँ कार्य अनुसार मजदूरी में गुण के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोनों के गुण और दोष हमारे सामने हैं। दोनों के गुण और दोष को देखते हुए फिर आता है कि सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, यानी श्रेष्ठ क्या है, किसे हम श्रेष्ठ माने। तो श्रेष्ठ के संबंध में दो चीजें हैं कि ये किसी भी विधि को हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती, कोई भी विधि अपने आप में संकीर्ण नहीं होती। दोनों विधियों के अपने अपने गुण और दोष हैं। जो समय व्यवस्था, उत्पादन की परिस्थितियां, समय की मांग और श्रमिक की स्थितियों को देखते हुए जिस विधि को भी हम अपनाएंगे वही विधि समय के हिसाब से हमें अपनानी पड़ेगी, वही विधि समय के हिसाब से हमें अपनानी चाहिए, उस हिसाब से उत्पादन कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।